Good evening, everyone. I, Pankaj Godwani, And I, Priyamada Vijay. we welcome you to Analysis of English section. So first of all, we'd like to congratulate you because you have worked hard and आपने इतनी बहादुरी के साथ पेपर अटेम्प्ट किया. So let us tell you something about this paper. इस साल का अगर ये पेपर की बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों को भी फील हुआ होगा कि पेपर जो है वो मॉडरेट डिफिकल्टी का है. It was quite different from the previous patterns as well. So जो general हमारा notion रहता है papers का उससे काफ़ी अलग था. So you'll find a lot of passages from international sources as well. एंड इस बार अगर आप देखें तो पेपर में वोकैबुलरी भी कुछ अच्छे लेवल का यूज़ किया हुआ था. स्पेशली अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी अगर कवर किया है, सो वर्ड पावर मेड इजी से आपने देखा होगा काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे थे. प्लस क्वेश्चन टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी थे. सो एक बार हम लोग इसका डिस्कशन बिगिन करते हैं. लेट अस बिगिन विद पैसेज नंबर 1. अगर पैसेज नंबर 1 आप देखें तो पैसेज नंबर 1 में ऑथर ने आपको एक डिस्क्रिप्टिव व्यू दिया है कि किस तरीके से मॉडर्न एनिमल राइट्स मूवमेंट जो था वो बिगिन हुआ था एंड वो क्यों बिगिन हुआ था. सो देयर वर सम रीजंस. अब यहाँ पे अगर आप देखें सो कुछ क्रिश्चियनिटी मतलब रिलीजन के ऊपर उसने बात की है एंड किस तरीके से रिलीजन ने मतलब वहाँ पे अगर आप ऑथर का टोन भी देखें तो कुछ डेरोगेटरी टोन था कि इस तरीके से गलत चीज़ें कुछ हुई थी एंड जिस तरीके से ओवरऑल फिलॉसफी जो था वो चेंज हो गया था. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ऑथर ने फाइनली फिर ये भी कहा कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस था उसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन जो एनिमल्स के ऊपर हो रहा था उसको भी जस्टिफाई किया बिकॉज ऑफ बिकॉज एवरीथिंग वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जस्वी जोसेफ रिकबाइज आर्टिकुलेशन ऑन एनिमल्स में बी टर्म्ड एज व्हाट. वहाँ पे पैसेज में क्लियरली बता रखा है कि एनिमल्स को एज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे. एनिमल्स वर मेंट फॉर ह्यूमंस, दे डिड नॉट हैव कैपेसिटी टू थिंक एंड इसी वजह से ह्यूमंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें. सो जस्वी जोसेफ रिकबाई का आर्टिकुलेशन जो था इट कैन बी टर्म्ड एज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ एनिमल्स. एंड जो मैं आपको बता रहा था कि वर्ड पावर मेड इजी से काफ़ी सारे वर्ड्स थे. आप अगर देखें तो एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंड्रोसेंट्रिक ये सारे वर्ड्स जो थे वो वर्ड पावर मेड इजी से आए थे. If you look at question number 2. Alright, so when we talk about question number 2, the question says that how can we justify how did Christianity contribute towards the insensitivity towards the animals. So according to us, the correct answer should be D, all of the above. It's clearly given in the passage. So it obviously made a differentiation between the earthly things and the spiritual things. So point A stands corrected. It divided the world into beings with and without reason. So they specifically told that animals were born to be of some use to the humans. So that specifies and justifies our point B. C. Then C also stands corrected as per the passage. It's all clearly given in I think the second paragraph. It is clearly mentioned in the paragraph. Option C जो है clearly दिया हुआ है. Hence the correct answer is option D. Next says which of the following is the closest to the meaning of the word instrumentalism as used in the passage. Now यहाँ पे अगर देखें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ confusion आ सकता है but then ClatPrep says the answer should be A, pragmatism. अगर आप यहाँ पे इसको रीड करें so वहाँ पे उसने बोल रखा है कि these influences have in turn enabled and justified scientific exploration of natural world and scientific specifically subjection of animals to experimentation. फिर आगे ये भी कह रखा है कि Francis Bacon pursued his scientific investigations and to believe that humanity should recover the right over nature which belongs to it by divine bequest. अब यहाँ पे अगर आप देखें so एक पैराग्राफ में ये भी कह रखा है सच इंस्ट्रूमेंटलिज्म विच फीचर्स रैशनैलिटी एज अ की फैक्टर डिवाइडिंग ह्यूमंस. सो उस टाइम पे इसको रैशनल माना गया था. नाउ हमको इसको पैसेज के कंटेक्स्ट में देखना है. सो उस टाइम पे इसको प्रेगमेटिक माना गया था एंड इसीलिए ये पूरे के पूरे एस्टैब्लिशमेंट में फिलॉसफी पूरे एस्टैब्लिशमेंट का फिलॉसफी बन चुका था. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो क्लैटप्रेप सपोर्ट करता है द आंसर इज प्रेगमेटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's talk about question number 4. Which of the following is not true in context of the passage? So ClatPrep says that answer should be A. I'll eliminate the rest of the options for your ease. So clearly the Western philosophical ideas were influenced by the religious notions. Alright, so Christianity was a great influence on how people thought about animals and their use.
C is obviously given in the passage itself, clearly mentioned. And D, when we talk about scientific views, we talk about the scientific experiments, etc., mentioned in option number D. Obviously, science as a whole was not under the influence of religion. Hence, we'll go with option A. ऑप्शन ए को हम लोग इसीलिए भी एलिमिनेट कर, मतलब ऑप्शन ए इसीलिए भी ट्रू नहीं है जो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट फ्यू लाइंस में उसने कह रखा है द मॉडर्न एनिमल राइट्स मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन 1970s मे बी अंडरस्टूड एज रिएक्शन टू डोमिनेंट एम्फेसिस विद इन साइंस एंड रिलीजन. दोनों में था, बट दैट इन नो पॉसिबिलिटी सेज साइंस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन. सो दोनों में इन्फ्लुएंस था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन ने साइंस को इन्फ्लुएंस किया, एंड दैट इज अ रीजन वी से ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट एंड हेंस इट बिकम्स योर आंसर. Question number 5. Alright, so question number 5, automatically our answer becomes D, because if we see the last few lines, over here the animals are compared to the workings of a clock. Hence the mechanical use of animals is justified as given in our option number B. And again, to assume that animals have awareness, etc., is clearly the viewpoint of Rene. सो रेने डेस्कार्ट्स जो है इस व्यू पॉइंट को क्लियरली डिस्कार्ड कर रही है. देयर इज नो प्रेजुडिस टू विच वी आर मोर अकस्टम्ड फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ईयर्स दैट बिलीफ देन द बिलीफ दैट डम एनिमल्स थिंक. दैट मीन्स हम लोग ऐसा इस रेने डेस्कार्ट्स ने जिस तरीके से इसको मेंशन कर रखा है वो इस व्यू पॉइंट को क्लियरली डिस्कार्ड कर रही है. हेंस यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, इट इज as irrational to assume that animals have awareness and some mental capacities. So option A भी support कर रहा है यहाँ पे. Hence the correct answer should be delta. Both A and B. Both A and B. Next passage में यहाँ पे Gaia in her monstrous avatar decided to distribute fossil fuels very unevenly across the earth has been central to the emergence of world's current geopolitical order. सो अगर आप देखें तो ऑथर का एक असर्शन है कि फॉसिल फ्यूल्स जिसके पास थे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में उसका जो स्टैंड है वो सबसे ऊपर था. अब पूरे पैसेज में आपको यही एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से कंट्री के पास अगर फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स थे या फिर ऑयल था तो वो कंट्री को एडवांटेज था एंड बाकी कंट्रीज को डिसएडवांटेज था. हमको सेकंड पैराग्राफ में जर्मनी का इसी एग्जाम्पल को, मतलब इसी असर्शन को सपोर्ट करता हुआ एक एग्जाम्पल दिया गया है. फिर सेकंड पैराग्राफ में भी जर्मन के कुछ डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट किया गया है, एंड फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ पैराग्राफ यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अमेरिका के पास रिसोर्सेज थे एंड इट वेंट ऑन टू बिकम ग्लोबल हेजमॉन. हेजमॉन इज समवन हु होल्ड्स और समवन हु इज अ लीडर इन अ पर्टिकुलर डोमेन. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? Central idea, the role of fossil fuels in modern geopolitical order should be your answer. Option C. The answer is quite direct and easy to, ascertain eventually. So yes. So what was the cause of Germany's defeat in the First World War? Obviously, the shortage of oil is clearly mentioned, that they were short on oil, and hence that led to their weakness, because the Navy eventually needed the supply of coal every 11 days. That was their biggest weakness. And obviously if Germany, if it's Germany's weakness that they are short on oil and their navy demands such amount of coals, then Britain and France obviously had an advantage, because Britain was the whole and sole supplier, or it was the central power that controlled the flow of oil. पैसेज में ये भी मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से अमेरिका ने जो कंटिन्यूस सप्लाई था ऑयल का वो इंश्योर किया फॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस. सो दैट गेव देम एडवांटेज. अब अगर हम किसी की विक्ट्री की बात करते हैं तो विक्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं. विक्ट्री का एक पार्ट है दैट दे हैड सम एडवांटेज. सो यहाँ दे हैड सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो यहाँ पे अगर बात करें जर्मनी के पास ऑयल का शॉर्टेज था तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज था. ये भी क्लियरली मेंशन हुआ है कि जर्मनी का जो नेवी था इट needed refueling every 11 days. So option C भी clearly हम लोग यहाँ से infer कर सकते हैं. And the point B says advantage of Britain and France. तो Britain and France के पास advantage था कैसे? Because America ensured continuous oil supply to them. So वो उनका advantage था. यानी कि सारे के सारे points जो हैं वो इस particular question में true, इस particular question के लिए true है. Hence the answer is D. All of the above. Next. Alright. So let's talk about the next question. Over here we talk about what was Michael Clare's opinion
So as we can see over here, he clearly, thank you so much. So he clearly said that, you know, the US military was transforming itself into a global oil protection service in different manners. So the correct answer would be option D, because eventually they, you know, decided to influence or protect the oil supplies because they understood the strategic value of controlling the oil flows. Yes. What does phrase tangentially related to mean? Tangentially, tangent आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा. tangent क्या होता है? एक सर्कल को टच करती हुई लाइन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती हुई लाइन. That means it is not deeply connected to something, but then somehow it is connected. So अगर हम उस पॉइंट से भी देखें, the correct answer should be option C. Related only slightly and peripherally. पेरीफेरल्स मतलब पेरी का मतलब होता है अराउंड, एंड पेरीफेरल हो गया समथिंग कनेक्टेड एट द बाउंड्रीज. सो related only slightly and peripherally. Question number 10. So what makes US strategically dominant global hegemon? So obviously the answer is that the role of US as a guarantor of global energy flows. It is clearly given in the passage itself. यहाँ पे आप अगर देखें तो उसने एक चीज, आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गारंटर जो है वो यहाँ पे दे रखा है तो हमें यहाँ से उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए. बट देन आप अगर लास्ट पैराग्राफ देखें, लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली ये एक्सप्लेन कर रखा है दैट यू नो ऑयल वाज स्टिल इंपॉर्टेंट, बट देन यूएस वाज ट्राइंग टू यू नो गेट लेस एंड लेस डिपेंडेंट ऑन ऑयल. However, एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? यू नो इट्स एबिलिटी टू डिनाई, एंड मतलब who becomes the hegemon in oil? One who ensures continuous supply, one who has ability to hinder or impede supplies to its competitors, right? So यहाँ पे आप अगर देखें, the fact that US is now self-sufficient in fossil fuels has in no way diminished the strategic importance of oil as an instrument for projection of power. It is the ability to deny energy supplies to rivals that is strategically of central importance. So यहाँ पे अगर इसने ये बात कह रखी है, so हम यहाँ पे definitely कह सकते हैं कि role of US as guarantor of global energy flows. नेक्स्ट पैसेज अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ऑथर का एक व्यू है क्रिप्टो करेंसीज पे, जहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसीज को टेरेबल बोल रहा है. इफ यू लुक एट द फर्स्ट लाइन यू विल बी एबल टू इन्फर कि ये पैसेज जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है. बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस सो मेनी मॉक्स, वी एज्यूम दैट यू शुड बी एबल टू इन्फर. नाउ क्रिप्टो करेंसीज आर अ टेरेबल थिंग, एंड उसके बाद आगे भी कुछ ऐसी ही बातें बोल रखी है दैट दे आर द एसेंस ऑफ अ पॉन्सी स्कीम हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन एंटायरली ऑन अ ग्रेटर फूल प्रिपेयर्ड टू बाय इट. So if you look at the tone of the author, यहाँ पे author का tone कैसा है? A little sarcastic, कि प्रॉफिट्स किसके ऊपर बेस्ड है? एक बड़े बेवकूफ पे बेस्ड है, क्योंकि वो बाय करेगा तब जाके आपको प्रॉफिट्स होंगे. बट इन द लॉन्गर रन दैट बिगर फूल इज गोइंग टू लूज हिज मनी. ये समझा रखा है यहाँ पे. एंड उसके बाद फिर आपको ये बता रखा है कि जो हमारा करंट क्रेडिट सिस्टम है दैट इज लेजिट, वो इकोनॉमी के बिल्कुल क्लोज है. So if you look at, I mean, I assume कि आपको ये पैसेज का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 11, which of the following does best describe attitude of author towards rich people? The correct answer should be indifferent. Why indifferent? If you look at, you know, this line, यहाँ पे clearly ऑथर ने एक बात कह रखी है कि the rich should be the vanguards of new thing in case something unforeseen or good falls out of them. What does this mean? What is vanguard? Vanguard is a harbinger. I mean, a leader who leads you in a particular domain. Right. So, इस पर्टिकुलर डोमेन में लीड किसको करना चाहिए? रिच को. क्यों? अगर वो पैसे हार भी जाते हैं या पैसे लूज भी कर देते हैं, इट डजंट मैटर, बट वी नीड टू प्रोटेक्ट दोज वल्नरेबल कंज्यूमर्स हुज लाइव्स आर सच दैट ऑलमोस्ट एनी गेट रिच क्विक स्कीम्स विल बी सेडक्टिव, एंड 7 out of 10 times they will lose their life savings. राइट. सो ये चीजें यहां पे समझा रखी है. तो ऑथर का व्यू टुवर्ड्स रिच वो कैसा होगा? ऑथर का व्यू टुवर्ड्स रिच इज इनडिफरेंट. कंसर्न नहीं है, वो गरीबों के लिए है. एसिडुअस नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है, क्योंकि ये गरीबों के लिए. इनडिफरेंट इज फॉर रिच. So 12th में the question clearly asks which of the following is true in context of the passage. We know that the author defends the current money credit system because he says that it's legit, as sir already told you. Then again, the author rejects the idea that the central bank or government creates money and are busy debasing it in their self-interest. So this line is clearly mentioned in the passage. You don't have to infer it separately. Then again, the author backs the protection of money from menace of
the author backs the protection of poor from menace of cryptocurrencies. Obviously, he's saying that the rich should be the first ones to try such Ponzi schemes so that poor people would not lose all their life savings falling for this trap. So obviously, he backs them all. So the correct answer would be D, all of the above. Next question है, which rhetorical devices employed in cryptocurrencies are just the latest alchemy? If you remember, there was a line कि they need some alchemy जहाँ पे lead जो है वो gold में turn हो जाता है. So cryptocurrencies को alchemy से compare किया हुआ है. There's only one figure of speech जो इसको justify करता है, that is metaphor. So the correct answer is boy. Question number 14 अगर देखें, which of the following does best describe the passage? Now ये एक ऐसा question था जहाँ पे confusion होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम है. मतलब व्हाट डज एक्सपोजिटरी मीन? अगर हम क्लैट 2020 देखें, क्लैट 2021 देखें, एक्सपोजिटरी एक ऐसा वर्ड है जो हमको दोनों ही सालों में देखने को मिला. इनफैक्ट क्लैट वालों को एक्सपोजिटरी से इतना प्यार है कि इन्होंने तीसरे साल भी ये दिया. सो आप देखो, एक्सपोजिटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, दे बोथ आर सेम. आर्गुमेंटेटिव दोनों जगह पे आपको दिखाई दे रहा है. सो ए एंड डी आर क्लोज आंसर ऑप्शंस, बट वी गो विद आंसर ए. रीजन, आंसर ए जो है एग्जैक्टली पैसेज के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा है. दोनों चीजें सेम है, आप क्या चूज करेंगे? आप एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव चूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट सेज एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड देन द आर्गुमेंट, बट ऑथर का असर्शन सबसे ऊपर है एंड देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट. So now when we talk about question number 15, the answers are all clearly given in passage number 2. That they are leaning on their permission to be exempted from regulations, the privatization of money, and the disconnection from the economy, which are all clearly given. Hence 15th ka hoga D, all of the above. If we look at the next passage, passage number 4, so ये एक पर्सन के बारे में है जिसने बोला था कि हैंड हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है. सो इनिशियली जब वो समझा रहा था बाकी सारे लोगों को, nobody believed him, but it's only after some time, जब लुइस पास्चर ने अपनी थ्योरी सामने रखी एंड पीपल स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू इट, दे रियलाइज कि जो डॉक्टर बता रहा था कि हाथ साफ करना कितना इंपॉर्टेंट है वो सही था. एंड लेटर ऑन ही वाज अवॉर्डेड. ये पूरे पैसेज का समरी है. नाउ इफ वी मूव अहेड, if we move to question number 16, the main idea of the passage is, option A says all original theories and works should receive unreserved acceptance. All extreme है, हटाओ. Many undeserving innovators have been honored after their demise. The passage is very specific to one person. So option B हम लोग eliminate कर रहे हैं. Creativity must never be inhibited. Again बहुत ही generalize होके बोल रहा है. Some things may go out of scope. Numerous innovators have found recognition and appreciation of their works posthumously. What is posthumously? An award conferred upon a person after death. So the correct answer is delta. Alright, so question number 17. Over here we are unsure why. Obviously we are sure, sorry. We're sure why and how his theories were rejected. Because obviously the doctors did not, sorry. Okay. Yeah, please. From the passage it is evident that Dr. Ignaz's theory was rejected because यहाँ पे clearly दे रखा है that he was not able to give concrete evidence. If you remember, ये line passage में clearly दे रखी है. So option A जो है उसको fully support करता है. He could not substantiate it. Option A should be your answer. Doctors did not want him to regulate their work ethics out of scope. He had been declared insane out of scope. कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, देखो इनसेन की बात वहां पे पैसेज में हुई है, बट देन पैसेज में इनसेन की बात किस तरीके से हुई है वो भी आपको समझना पड़ेगा. ही वॉज रिलेंटलेस, राइट? He was relentless in his explanations. However, he could not just support his theory with concrete evidences. But then he was relentless, and लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया, and that's when they took him to asylum. So he had been declared insane. वो यहाँ पे नहीं है. Insane तो बाद में उसको डिक्लेयर किया गया. After his theory was rejected. Right. And Joseph Lister and Louis Pasteur had already discovered germs. ये तो बाद में हुआ था. Had already discovered, तो ये बोल रहा है कि पहले ही डिस्कवर हो चुका था. So the correct answer should be option A. Alright. So 18th, the correct answer would be B. Censured and hypercritical. I don't think I need to explain this much. These are very direct
anyway. बट फिर भी हम But लोग yes, एक्सप्लेन please कर go देते हैं. ahead. फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड दैट आर्ट क्रिटिक्स, यहाँ पे इनिशियली क्रिटिक्स ने उसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था. एंड लेटर ऑन when they started paying attention to theories given by Louis Pasteur, they realized that Ignaz was saying, whatever Ignaz said was correct. So from the passage one can conclude that art critics who censured is criticized, Van Gogh's works were hypercritical, they were very critical. बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे. आर्ट क्रिटिक्स डिड नॉट अक्लेम इज अ पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स टू प्रेज, तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया. डिनाउंस, यहाँ पे फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड दैट आर्ट क्रिटिक्स हु डिनाउंस्ड Van Gogh's works were tolerant. Again, negative has to come with negative. Negative cannot come with positive. So option C is eliminated. Option A says art critics who applauded. Applauded is again a positive word. इसीलिए ये ऑप्शन गलत है. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट मैक्स ब्रॉड, फ्रांस काफ्का का वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था इफ यू रिमेंबर. सो फ्रांस काफ्का ने अपना जो पूरा मटेरियल था वो किसको दे दिया था, मैक्स ब्रॉड को दे दिया था. उसके बाद मैक्स ब्रॉड ने क्या किया था, मैक्स ब्रॉड ने वो सारा का सारा मटेरियल जो था वो पब्लिश करवा दिया था. एंड फ्रांस काफ्का को व्हाटएवर रेपुटेशन ऑनर ही डिजर्व वो उसको मिला. दो नॉवेल्स भी बताई थी इसकी काफ्का की. सो ऑप्शन डी, अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड फ्रांसिस वर्क्स शुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड रिलेंटलेसली इन द पैसेज कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाय द वर्ड. पैसेज में क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि इग्नास tried relentlessly to explain what he thought was correct, but then लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं. So लोगों ने क्यों नहीं सुनी, because he was not able to support his theory with concrete evidence. So recklessly नहीं होगा, negative word है. Unabashedly नहीं होगा, irresolutely नहीं होगा. He was very resolute. He was unabated in his explanation. Unabatedly का मतलब क्या होता है, without losing nerve or strength. Option C is your answer. Next देखते हैं. अब यहाँ पे पैसेज नंबर 5, एज अ 6-year-old चाइल्ड बेगर सारू. अब ये वाला जो पैसेज है यहाँ पे एक आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कमेंट किया गया है. सो इनिशियली देयर इज एन एग्जांपल सारू का कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसने अपनी मदर को, बायोलॉजिकल मदर को ढूंढा. लेकिन फिर बाद में अगर आप देखें पूरा पैसेज जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्रिटिकल कॉमेंट है. टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने लोगों को दूर कर दिया एक दूसरे से. आप अगर देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द पैसेज, इट इज एविडेंट दैट सारू's desire to find his mother did not slacken till he succeeded. तो सारू ने डेफिनेटली अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढ लिया था यूजिंग टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 22, इन द सेंटेंस दीज वेरी एप्स हैव स्नैच्ड अवे द जॉयज ऑफ लॉन्ग नेचर वॉक्स द ऑथर हैज. अब आप मुझे एक बार बताइए, वो बोल रहा है कि एप्स हैव स्नैच्ड अवे द जॉयज ऑफ लॉन्ग नेचर वॉक्स. सो आपसे खींचेगा कौन, अ पर्सन. So there's some attribution of human characteristic. So इसीलिए the correct answer should be personified apps. Question number 23 देखें. From the passage one can conclude that it is impossible for people to reduce the usage of apps. ये तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जा रहा है. क्यों? लास्ट पैराग्राफ में ऑथर ने क्लियरली ये समझा रखा है कि अगर लोग एप्स मतलब इन एप्स का यूसेज कम कर दें तो they can again have the same kind of relationship with others. उनका जो loneliness है वो भी दूर होगा. So it is impossible. ये तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जा रहा है. There is direct correlation between loneliness and excessive usage of social media. That is your answer. क्योंकि apps की वजह से ही तो they become lonely. Usage of technology is essential for mental health as food and water is for physical health. Out of context. All senior citizens are lonely because they are not tech savvy. Not discussed. Next. So when we discuss question number 24, from the passage it can be inferred that presently in many educational institutions, option A is out of scope because there's nothing that they have talked about teachers. There's no mention of teachers. Then special emphasis is being laid on the mental and emotional health of the students because obviously a lot of psychologists have been appointed in the schools for the well-being of the students. Exactly. ये mention भी किया हुआ passage में. Yes. The usage of educational apps is discouraged significantly. Nothing of this sort has been mentioned in the passage. All the students feel the need to be counseled by psychologists. Saying all the students would be a bit extra. It would be a bit hyperbolic. So let's not go with all. So the correct option would be option number B. 25. In the concluding paragraph of the given passage, the writer's tone can be best described as. वो क्या बोल रहा है?
लास्ट पैराग्राफ में अगर देखें तो ऑथर क्लियरली मेंशंस कि अगर आप ऐप का यूसेज कम कर दोगे एवरीथिंग विल गेट इन ऑर्डर. जो अभी आपको लग रहा है कि पीपल हैव बिकम लोनली, एवरीथिंग विल गेट रेक्टिफाइड. सो टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लॉडेटरी नहीं होगा, डिस्पेयरिंग नहीं होगा, अपोलोजेटिक नहीं होगा. ClatPrep suggests ऑप्शन ए. कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में, बट देन वी सजेस्ट ऑप्शन ए should be the answer. And last paragraph देखें, अब यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ऑथर ने एक कमेंट दिया हुआ है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है किस तरीके से कर सकते हैं, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें तो वहाँ पे एक पर्सन ने सरेंडर कर दिया था, एंड सरेंडर करने से पहले ही गेव अ स्पीच, एंड स्पीच क्लियरली रिफ्लेक्टेड हिज ग्रीफ. एंड उसके बाद फिर आप देखें तो सेकंड आगे चलते हुए विंस्टन चर्चिल का एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से विंस्टन चर्चिल ने अपना स्पीच दिया था, एंड हाउ इट मोटिवेटेड ऑल द मेन हु वर फाइटिंग, राइट. एंड यहाँ पे पूरे पैसेज में आपको बता रखा है कि स्पीच क्या है, स्पीच में कितना पावर है. सो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 26, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज ऑल लीडर्स शुड बी अकॉम्प्लिश्ड पब्लिक स्पीकर्स. बट देन ये तो एक सजेशन हो गया. पैसेज का जो टोन है वो कुछ ऐसा आपको बता रहा है, लेकिन उसने कहीं पर भी नहीं बोला कि सारे के सारे लीडर्स को पब्लिक स्पीकर्स होना चाहिए. दैट विल गो आउट ऑफ scope. An impactful speech can convey a strong message to listeners is your answer. क्योंकि ये एग्जैक्टली पैसेज की थीम से मैच कर रहा है. दैट स्पीच इज वेरी पावरफुल. अ स्पीच शुड साउंड प्लीजिंग. तो आप क्या गलत बोल दोगे फिर भी वो प्लीजिंग होनी चाहिए और वो सही हो गया क्या? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला हुआ. हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. पब्लिक स्पीकर्स शुड बी बोल्ड एंड आर्गुमेंटेटिव. बोल्ड एंड आर्गुमेंटेटिव के नाम पे आप कुछ भी बोल दोगे? नहीं, इट शुड कन्वे प्रॉपर मैसेज. सो जो इसके थीम के साथ जा रहा है, एन इम्पैक्टफुल स्पीच कैन कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द लिसनर्स इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 देखें. द टोन ऑफ द सरेंडर स्पीच. Alright, so the surrender speech is the first ever speech that has been mentioned. So you can clearly see that it was a very heart-wrenching speech, and obviously he cries for the children that he cannot find. Alright, he wants to look for them, but he eventually cannot. So obviously the answer would be option number C, poignant tone. We cannot call it an optimistic one because heart-wrenching, poignant would be the closest ever answer. It's obviously not satirical and not narcissistic. Question number 28 देखें. It is evident that through his speech Churchill wished to dash his countrymen. So यहाँ पे अगर हम लोग देखें, he wanted to inform about challenges that arise in war-torn country. Was he trying to generalize the situation कि war में ऐसा ही होता है? नहीं, that was not his purpose. Warn against the futility of the war. Warn शायद क्लोज मान सकते हो, बट देन वॉर फ्यूटाइल था. दैट मेक्स दिस ऑप्शन इनकरेक्ट. रिमाइंड हाउ देयर एंडेवर्स टू फाइट अगेंस्ट नाजी रूल हैड फेल्ड मिजरेबली. नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ. रीअश्योर दैट दे वुड कॉम्बैट फियर्सली fiercely against their enemy under all circumstances. Hence the correct answer should be delta, क्योंकि वो House of Commons को clearly address कर रहा था that we would fight no matter what. So they would combat fiercely against their enemy under all circumstances should be the right answer. And question number 29, which of the following is least likely to be used to describe Churchill? Now चर्चिल ने जिस तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स को अपना मैसेज दिया दैट वी वुड फाइट नो मैटर व्हाट, उस हिसाब से वो रेजोल्यूट था, मतलब डिटरमिन्ड था. ही वॉज अनडॉन्टेड, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था. ही वॉज अनवेवरिंग. द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, क्योंकि वो बोल रहा है लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड. द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेसेंट. एंड क्वेश्चन नंबर 30. So obviously we can see that it is a metaphor in question number 30, because over here he is comparing the poet's voice to the record of the man and to the props, the pillars, etc. So there's a direct comparison, so we'll call it a metaphor over here. Option D would be incorrect because a transferred epithet contains qualities, it describes qualities, etc. and these cannot be described as qualities because these are direct these are objects जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. सो मेटाफर शुड बी आंसर. वी सपोर्ट मेटाफर. एंड हम लोग देखेंगे एक बार आंसर की आ जाएगा तो ये कंफर्म भी हो जाएगा, बट देन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको मेटाफर मार्क कर सकते हैं. राइट, सो ये पूरा एनालिसिस था, एंड इसी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था दैट वाज
समवेयर अराउंड मॉडरेट लेवल, क्योंकि इस बार जो हमको आरसीज देखने को मिले दे वर नॉट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज। 2020-21 में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आरसीज जो थे न्यूज़पेपर एडिटोरियल से थे, बट देन इस बार सोर्सेज जो थे वो थोड़े से इंटरनेशनल थे, एंड प्लस आप देखें तो टॉपिक्स भी ऐसे कन्वेंशनल टॉपिक्स नहीं थे। प्लस ये मेरे पास जो यहाँ पे सेट है, यू सी दिस सेट इज इन्वर्टेड वी। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी प्ले किया गया, मेरे हाथ में सबसे पहले यही लगा तो मैंने सोचा कि मैं इसको एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ पे पहले 3 पैसेजेस जो थे दे वर डिफिकल्ट। दो स्टूडेंट्स हु केप्ट देयर काम एंड हु केप्ट काम एंड मूव्ड ऑन वन आफ्टर अनदर, मतलब आपको ये नहीं आता आपने छोड़ दिया, सेकंड पे मूव करे, आपको डिफिकल्ट लग रहा है आपने छोड़ दिया, थर्ड पे मूव करे, डिफिकल्ट लग रहा है। अब यहाँ पे आगे कुछ लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं, बट देन हम लोग क्लियरली बताते हैं कि गिव अप नहीं करने का। कभी कभार ऑथर जो है या फिर जो पेपर सेट कर रहा है वो एक ट्रिक भी प्ले करता है। इसने एग्जैक्टली वही ट्रिक प्ले किया, सारे के सारे डिफिकल्ट पेपर्स जो डिफिकल्ट पैसेजेस जो हैं वो पहले रख दिए। आप अगर देखें तो लास्ट के 3 पैसेजेस जो हैं वो सिंपल थे। सो हमारे हिसाब से ClatPrep का ओपिनियन ये है कि इंग्लिश सेक्शन पे 24 to 25 वर decent attempt, competitive जिसको हम बोलेंगे, and a score of around 20 to 21 is what we think is competent. Definitely ज़्यादा स्कोर कुछ लोगों का आएगा, but then competitive स्कोर जो है वो 20 से 21 के बीच में है। सो ये हमारी तरफ से एनालिसिस था। नेक्स्ट सेक्शन आपके सामने अभी कुछ ही देर में आएगा। वी थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। We hope you had a great. Thank you. मैं जितना शॉर्ट